नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलानंद सिंह। यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 के टॉपिक 1.7 के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल्स, डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स की चर्चा करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस और जीन म्यूटेशन के विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। कोशिका या सेल जीवन की मूलभूत और सबसे छोटी इकाई है। सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवों से लेकर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स, जिनमें पेड़ पौधे, छोटे बड़े जानवर, आप और मैं भी शामिल हैं, सेल से ही बने हैं। हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो निरंतर बनते, विकसित होते और नष्ट होते रहते हैं। सेल्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स से सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। सभी प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल्स से बने हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन और मनुष्यों में विभिन्नता को जानने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स सेल्स का अध्ययन करते हैं। सेल्स की स्टडी से यह समझने में भी मदद मिलती है कि कैसे अलग प्राकृतिक परिस्थितियां हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के एडेप्टेशंस या अनुकूलन लाती हैं। सेल ऑर्गेनेल्स। सेल्स के अंदर कई प्रकार के फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी एक खास भूमिका होती है। इन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये ऑर्गेनेल्स प्रोटीन निर्माण, केमिकल प्रोसेसिंग, सेल के लिए ऊर्जा का उत्पादन आदि कार्यों को अंजाम देते हैं। सेल्स के ऑर्गेनेल्स में सबसे महत्वपूर्ण होता है न्यूक्लियस, जो सेल के बीचों बीच में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अवस्थित होता है। न्यूक्लियस को सेल्स का कंट्रोल रूम भी कहा जाता है, क्योंकि यही सारे ऑर्गेनेल्स की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। न्यूक्लियस के अंदर ही हमारी पूरी पहचान या बायोलॉजिकल आइडेंटिटी रखी रहती है। न्यूक्लियस के अंदर स्थित डीएनए में हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के सारे इंस्ट्रक्शन संचित रहते हैं। आइए सेल के कुछ महत्वपूर्ण अंगों या ऑर्गेनेल्स को पहचानें। आपकी स्क्रीन पर सेल का एक डायग्राम दिख रहा है। पूरे सेल को घेरता हुआ जो आवरण है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर फैली हुई जेली सी संरचना है जो लाइट ब्लू कलर में दिख रही है। साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए छोटे छोटे डॉट्स राइबोसोम्स हैं। सेल के बीचों बीच पर्पल कलर में न्यूक्लियस को दिखाया गया है, जिसका अपना घेरा होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अति महत्वपूर्ण डीएनए भी न्यूक्लियस में ही स्थित होते हैं। ऑरेंज कलर में 2 माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं। डार्क पिंक कलर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। ब्लू सर्कल्स जैसी संरचना को लाइसोसोम कहते हैं। गोल्जी एपरेटस को डार्क ब्राउन कलर में देखा जा सकता है। चलिए इन सभी ऑर्गेनेल्स के विषय में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा की जाए। सेल मेम्ब्रेन। सेल का बाहरी आवरण सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदरूनी भागों को बाहर के वातावरण से पृथक और सुरक्षित रखता है। सेल मेम्ब्रेन फैटी एसिड पर आधारित लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है। एक गेटकीपर की तरह यह मेम्ब्रेन सेल के अंदर जाने वाले और उससे बाहर आने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखता है। साइटोप्लाज्म। साइटो का अर्थ होता है सेल और प्लाज्म प्लाज्मा से बना है। साइटोप्लाज्म एक जेली के समान तरल है जो पूरे सेल में फैला रहता है। पानी, नमक और कार्बनिक कंपाउंड से बना साइटोप्लाज्म सेल के ऑर्गेनेल्स को उचित वातावरण प्रदान करता है। साइटोप्लाज्म से ही सेल को आकार मिलता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य है सेल के ऑर्गेनेल्स के बीच अणुओं या मॉलिक्यूल्स के संचार का माध्यम बनना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। सेल के केंद्र में स्थित होता है इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही होती हैं सारी आनुवंशिकीय जानकारी या जेनेटिक मटेरियल्स। सूचनाएं या इंस्ट्रक्शंस जो सेल की विविध प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती हैं, वे भी न्यूक्लियस में ही संग्रहित होती हैं। जिस प्रकार सेल का एक आवरण होता है, वैसे ही न्यूक्लियस का भी अपना आवरण होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 परतों का बना होता है। न्यूक्लियस के केंद्र में एक ऑर्गेनेल होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। जिस प्रकार सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल न्यूक्लियस होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर के ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियोलस सबसे बड़ा होता है। न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यह निरंतर राइबोसोम्स का निर्माण करता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यह सेल के लिए एनर्जी का उत्पादन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 2 स्तरीय मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं उससे ऊर्जा का उत्पादन करने का कार्य सेल के अंदर स्थित ये सूक्ष्म ऑर्गेनेल्स करते हैं, अतः इन्हें कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। वैसे तो हमारी सारी आनुवंशिक जानकारी न्यूक्लियस में स्थित डीएनए में संचित होती है, पर एक अत्यंत विशिष्ट प्रकार का डीएनए, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर से प्राप्त होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक का अर्थ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और रेटिकुलम का अर्थ होता है नेटवर्क। स्क्रीन पर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह कई प्रकार की भूमिकाएं अदा करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ ईआर, जिसके सतह पर राइबोसोम के डॉट्स पाए जाते हैं, और स्मूथ ईआर, जिसके सतह पर राइबोसोम्स नहीं होते। रफ ईआर प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम्स की मदद करता है। यह सेल के अंदर एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का काम भी करता है, जिसके तहत यह विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स को उनके लक्ष्य तक पहुंचाता है। स्मूथ ईआर में कैल्शियम का संचय होता है और यह लिपिड्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल्स और हार्मोन्स का निर्माण करता है।
स्मूथ ईआर नुकसानदायक केमिकल से सेल को डिटॉक्सिफाई भी करता है। राइबोसोम, हमने न्यूक्लियोलस और ईआर की बात करते हुए राइबोसोम्स का नाम लिया। छोटे छोटे डॉट्स की तरह दिखने वाले राइबोसोम्स सेल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल्स में से एक होते हैं। ये सेल के लिए प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये स्वयं आरएनए और आरएनए से संबंधित प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर तो मौजूद होते ही हैं, वो साइटोप्लाज्म में तैरते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, एक मेम्ब्रेन युक्त ऑर्गेनेल है। सेल के साइटोप्लाज्म में यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास स्थित होता है। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है सेल में निर्मित प्रोटीन को संवर्धित करना और पैकेज करना। पैकेजिंग के बाद प्रोटीन्स अपने निर्धारित लक्ष्य तक भेज दिए जाते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन युक्त ऑर्गेनेल हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये मुख्यतः सेल के टूटे फूटे हिस्सों, वायरसेस और बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। लाइसोसोम में यह क्षमता भी होती है कि वे पूरे सेल को नष्ट कर दें, इसलिए उन्हें सेल का सुसाइडल बैग कहते हैं। अ क्लोजर लुक एट द न्यूक्लियस, डीएनए, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। अब तक हमने सेल के कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल्स के विषय में कुछ जानकारी इकट्ठा की। आइए अब न्यूक्लियस को थोड़ी गहराई से समझें, क्योंकि न्यूक्लियस में ही हमारे जीवन की किताब रहती है। आगे आप जानेंगे कि डीएनए ही वह किताब है। 46 पेजेस की इस किताब के 23 पेजेस हमें पिता से और 23 पेजेस अपनी माता से प्राप्त होते हैं। पेजेस की एक जोड़ी को क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस किताब में टोटल 23 पेयर्स पेजेस हैं जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को इंगित करते हैं। हर पेज पर कुछ पैराग्राफ्स हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं। इन जीन्स में वे सारे निर्देश या इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि हमारा रंग, रूप और आकार कैसा है और हम अपने वातावरण से कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। इन्हीं जीन्स में हमारे स्वास्थ्य और बीमारियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता या ससेप्टेबिलिटी के निर्देश भी अंकित होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। इसी में हमारा जेनेटिक कोड होता है। डीएनए आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़े बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी श्रृंखला होते हैं जो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर या गोल घुमावदार सीढ़ियों जैसी संरचना के समान दिखते हैं। पर न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स 3 भागों से मिलकर बने हुए एक कार्बनिक मॉलिक्यूल हैं। स्क्रीन पर एक न्यूक्लियोटाइड के केमिकल स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है। इसके मध्य में सुगर होता है और वह एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा होता है। नाइट्रोजनस बेस हर न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या थाइमीन्स में से कोई एक होता है। स्क्रीन के दाएं हिस्से में आप 10 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर बने एक डीएनए के टुकड़े को देख रहे हैं। अगर गौर करें तो पी, एस और ए मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। वैसे ही पी, एस और जी से दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना है। पी, एस और सी से तीसरा और पी, एस और टी से चौथा न्यूक्लियोटाइड बना है। इन न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप और शुगर के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस ए, टी, जी और सी के बीच का बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नाइट्रोजनस बेस ए हमेशा टी से ही जुड़ता है और सी हमेशा जी से ही जुड़ता है। मेमोराइजेशन ट्रिक के तौर पर आप सी और जी को छत्तीसगढ़ और ए और टी को आंध्रा तेलंगाना के रूप में याद रख सकते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बनी एक धागे जैसी संरचना को कहते हैं जो सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती है। ह्यूमन सेल में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स रहते हैं। हर जोड़ी का एक क्रोमोसोम पिता से और एक माता से प्राप्त होता है। ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जीवन की किताब के 23 जोड़ी पेजेस हैं। स्क्रीन पर आप इन सभी क्रोमोसोम पेयर्स को देख सकते हैं। आखिरी या 23rd पेयर को सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। जीन्स, डीएनए के सेगमेंट्स या खंडों को जीन्स कहते हैं। ये जीन्स ही हमें वे गुणधर्म या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदान करते हैं जो हमें दूसरे इंसानों से अलग पहचान देते हैं। अगर क्रोमोसोम्स को जीवन की किताब के पेजेस के रूप में समझा जाए तो जीन्स उन पेजेस पर लिखे पैराग्राफ्स के समान हैं। एक ह्यूमन सेल में लगभग 20 से 25 हज़ार जीन्स होती हैं। हर जीन के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाने का निर्देश संचित होता है। ये निर्देश मेटाबॉलिक रिएक्शंस, डीएनए रेप्लिकेशन आदि से संबंधित होते हैं। जीनोम, सेल में पाए जाने वाले डीएनए इंस्ट्रक्शंस के पूरे सेट को जीनोम कहते हैं। एक ह्यूमन सेल में जीनोम का अधिकांश हिस्सा न्यूक्लियस में स्थित 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में स्टोर होता है। जीनोम का एक छोटा हिस्सा न्यूक्लियस के बाहर अवस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। आइए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करें। शीघ्र मिलता हूँ आपसे टॉपिक 1.7 के पार्ट 2 वीडियो में। धन्यवाद।